अ मैसेज लाउड एंड क्लियर। आज नाज़रीन DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उन्होंने तमाम इबहम को दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि सानिया 9 मई को ना तो भुलाया जाएगा और ना ही किसी को माफ़ किया जाएगा। पाक फौज के तर्जुमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम इबहम खत्म कर दिए हैं। फौजी तनसीबात और GHQ की सिक्योरिटी जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा है कि 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसरान के खिलाफ तादीबी कार्रवाई भी की गई है और बर्खास्त किए गए इन अफसरान में एक लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल हैं। तर्जुमान पाक फौज ने यह भी बता दिया है कि एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल की नवासी और एक रिटायर्ड 4 स्टार जनरल का दामाद गिरफ्तार हैं, जबकि एक रिटायर्ड 3 स्टार जनरल की बेगम और एक रिटायर्ड 2 स्टार जनरल की बेगम और दामाद एहतसाबी अमल से गुजर रहे हैं। 9 मई की बात की है। उन्होंने कहा है कि 9 मई की बगावत को कुचलने के बाद अब 102 शरपसंदों का ट्रायल फौजी अदालतों में किया जा रहा है, जो फौज के बिला तफरीक खुद एहतसाबी के अमल का मुंह बोलता सबूत है। तो DGISPR की जानिब से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। इस प्रोग्राम में हम दूसरी जानिब बात करेंगे अदालत में मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत के बारे में कि जो समाअत करने वाला दूसरी बार बेंच भी टूट चुका है। 6 रुकनी बेंच की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि उम्मीद करते हैं कि केस की समाअत के दौरान किसी सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल नहीं किया जाएगा। आज की बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या 9 मई के सानिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने वालों का बयानिया दम तोड़ जाएगा या नहीं, आज के ये अहम सवालों में से एक सवाल है। आज इस तमाम तर मौजू पे गुफ्तगू करने के लिए हमारे पैनल में मौजूद हैं रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर गजनफर अली और माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। आपने नाज़रीन DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी और उन्होंने अपना जो मैसेज है वो एक बार फिर से दोहरा दिया है। सवाल अब ये है कि वो अबहम जो तमाम जहनों में थे और वो सवालात जो तमाम जहनों में थे, क्या उन तमाम के जवाबात मिल गए हैं या नहीं। रिजवान रजी साहब का हम रुख करेंगे। रिजवान रजी साहब, एक जानिब कहा गया है कि सानिया 9 मई उस वक्त तक इंसाफ का मुंतज़िर रहेगा जब तक इसके मनसूबा साजों और सहूलतकारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाएगा। तो अब सवाल ये है कि 9 मई के सानिया को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कहने वालों का जो बयानिया था, क्या वो यकीनन दम तोड़ गया है? देखिए, वो बयानिया पहले भी झूठ के ऊपर मबनी था और बुनियादी तौर पे ये बात उस बयानिए के ज़रिए साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि मतलब देखिए, इस बयानिए के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई। कभी तो कहा गया कि ये वाक़या हुआ ही नहीं है, ये बताइए, आप हमें दिखाइए कि वो वाक़या कहाँ पे हुआ था। फिर जब फुटेजेस रिलीज़ की गई तो फिर कहा गया कि नहीं, ये वाक़या जो था ये बुनियादी तौर पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, हमें इम्प्लिकेट करने के लिए और हमें फंसाने के लिए। अच्छा, फिर उसका भी आज मौसर तरीके से जवाब दिया गया। देखिए, इसके अंदर जो सबसे क्लियर मैसेज था वो ये था कि जो हमारी सफ़ों के अंदर लोग मौजूद थे इस हवाले से और जो है जिनको जो कोताही के मुर्तकिब हुए हैं उनके खिलाफ ना सिर्फ के एक्शन ले लिया गया है बल्कि उनको सजाएं भी दे दी गई हैं। अब जो सहूलतकार हैं और जो इसके प्लानर हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ जी। जिस दिन इमरान खान साहब गिरफ्तार होते हैं, मैं अपने दफ्तर पहुंचा और दफ्तर में ज़ाहिर है कि हम अपना व्लॉग रिकॉर्ड करते हैं, तो हमारा जो कैमरा मैन है वो बेचारा मैट्रिकुलेट है और उसको वो है सारा कुछ, लेकिन वो सबसे बड़े इमरान खान साहब के आशिक भी हैं। तो उन्होंने कहा सर वो इमरान खान साहब को पकड़ के ले गए। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं यार, सियासतदान पकड़ ही जाते हैं। उसने एक्सटेम्पोर कहा, अब कोर कमांडर हाउस को आग लगेगी। अच्छा। ये उस दिन की बात है जिस दिन शाम को ये वाकया होता है। यानी एक ग्रास रूट लेवल को के एक बच्चे को भी पता था कि अब क्या होना है। तो इसका मतलब ये है कि जिनकी तरफ इशारा किया है अहमद शरीफ साहब ने, वो बड़े वाजे हैं। ताहम उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी ना सियासी पार्टी का नाम लिया है, ना किसी सियासी लीडर का नाम लिया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि हम पार्टिकुलर नहीं है किसी सियासी लीडर, किसी ख़ास शख्सियत के बारे में या किसी ख़ास सियासी पार्टी के बारे में। हमें उन तमाम ज़िम्मेदारान को जिन्होंने शहदा की यादगारों की बेहुरमती की है, जिन्होंने फ़ौज की तनसीबात के ऊपर हमले किए हैं, अगर हम सुन लें कि मियाँ वाली के एयर बेस पे उस दिन क्या क्या कुछ खड़ा हुआ था जो कि नहीं बताया जा रहा सिक्योरिटी के हवाले पर्पज़ की वजह से, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन तक शरपसंद पहुँचे और पूरा तेल पानी लेके पहुँचे। उन्हें पता था कि कौन सा केमिकल कहाँ पे गिरा के आग लगानी है।
तो इसका मतलब ये है कि ये वेल प्लान्ड था। अहमद शरीफ साहब जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले हिस्से में जिस जज्बातियत से बोले हैं और जिस वो घनगर्ज अभी तक जब से उन्होंने इस ओहदे का चार्ज लिया है, उनके ओहदे के अंदर ये वाली चीज़ नज़र नहीं आई जो आज हमें नज़र आई है। अगरचे बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन में वो थोड़े से रिलैक्स भी हो गए और उन्होंने लाइट क्वेश्चंस के भी जवाब दिए, लेकिन ये वाला पहलू जो था ये बड़ा जिसे कहना चाहिए कि बड़ा मीनिंगफुल है। आप सही कह रहे हैं रिजवान साहब, उनकी बॉडी लैंग्वेज अगर हम देखें तो वाकई वो थोड़ा गुस्सा, थोड़ा एग्रेशन उनमें नजर आ रहा था। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब, आपका रुख करूंगी सर। जिस तरह से रिजवान रज़ी साहब ने भी बात की और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हमने देखा कि जो कोताही के मुर्तकिब हुए हैं उन्हें सज़ाएं भी दी गई हैं, खुद एहतसाबी की भी बात की गई है, लेकिन जब उनसे सवाल किया गया DGISPR से कि फ़ौज ने उस वक्त रिस्पॉन्स क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि हमारा तो बड़ा मेच्योर रिस्पॉन्स था। तो सर अगर मेच्योर रिस्पॉन्स था तो फिर सज़ाएं और ओहदों से बरतरफी? बहुत बहुत शुक्रिया। असल में इसमें जो देखने वाली चीज़ें हैं वो बुनियादी तौर पे वो इवेंट्स हैं जो जिनको 9 मई को अनफोल्ड हुए या 9 मई से उनको रिलेट किया जा रहा है। और वो तमाम इवेंट्स जैसे आपने लाहौर में देखा, लिबर्टी चौक से शुरू हुए थे, या GHQ के सामने जो प्रोटेस्ट हुआ और उसके बाद फिर वहाँ जो धींगा मुश्ती हुई। अब एक तो ये हैपनिंग्स हैं जो हुई, और उसके ऊपर जो सवाल आपने बुनियादी तौर पे किया है वो रिलेट करता है कि जी उसका रिस्पांस क्या था या रिस्पांस क्यों नहीं हुआ। तो क्योंकि माजी में मेरा ख्याल इस किस्म की कोई ऐसा वाक़या हुआ नहीं जब कोई मॉब ने इस तरह करके या कुछ लोगों ने जाके किसी आर्मी की तनसीबात पे हमला किया हो या शोहदा की जो यादगारें हैं उन पे हमला किया हुआ। हालांकि हम 23 पाकिस्तान का जाना भी देखा। तो ये इसमें इसके अंदर ये गालिबन अब जब हम इसको जब हम देखते हैं तो हम हिंड साइड पे, क्योंकि मैं तो या कोई भी शख्स उस जगह मौजूद नहीं था जिन लोगों ने फैसले करने थे और जिन लोगों ने इसका रिस्पांस देना था। जिस तरह जब हम ये कहते हैं कि एक लेफ्टिनेंट जनरल और 3 मेजर जनरल्स को 2 मेजर जनरल्स को रेप्रिमांड किया गया, सवेर रेप्रिमांड किया गया, जो कमांडर 4 कोर थे वो उसी दिन रात को उनको ओहदे से हटा दिया गया था। तो यही वो लोग थे जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना था। अब उन्होंने उसके ऊपर अपने हिसाब से इन तमाम चीज़ों में क्या प्लानिंग की थी या क्या सोचा था कि जी अगर कोई मॉब आया, कोई इस किस्म का वाक़या हो तो हम उसको किस तरह रोकेंगे। तो उसमें तो ये चीज़ नज़र नहीं आती, तो कि किसी जगह पे ये एंटिसिपेट हुआ था कि ये जो प्रोटेस्ट है ये इस तरह जाके कल्मिनेट होगा। और इसी वजह से क्योंकि देखिए जब भी आर्मी हो या पुलिस हो या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, इवन जब सिविल गवर्नमेंट्स भी हों, जब वो ये देखती हैं कि कोई इस किस्म के वाक़यात होने तो वो अपनी प्लानिंग पहले से करके और उसके ऊपर वो अमल करते हैं। यहाँ पे वो चीज़ चूँकि नज़र नहीं है, इसीलिए वो जब हम सज़ाओं का जिक्र करते हैं वो उसी चीज़ से रिलेट कर रही हैं कि जी आपने चूँकि वो एक्शन नहीं लिया जिससे ये चीज़ें रुक सकती। ये तो है जहाँ तक हम देखेंगे कि जो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो नुक्ता है जिसमें कहा कि कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो गई है, कुछ के खिलाफ हो रही है। अब इसका दूसरा एंगल है, वो जाता है उन लोगों से जो ये कार्रवाई कर रहे थे, या जब आपने देखा कि जो जलाओ गिराओ की चीज़ें हुई, या जैसे जहाज़ को तोड़ा गया, या कर्नल शेर खान उनके मोनूमेंट के ऊपर गए वहाँ पर, और इस तरह बाकी जगहों पे, तो वो लोग थे जो उस प्रोटेस्ट का हिस्सा थे, जो प्रोटेस्ट उस दिन हो रहा था। और उसके भी ये पहले दिन से ये आ रहा था कि जो भी इसमें इन्वॉल्व था, किसी ने आग लगाई या किसी ने किसी ने वो किया, इंस्टिगेट किया कि जी जाके काम करें, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और उनके खिलाफ कार्रवाई का जो इंदिया दिया गया उसमें ये कहा गया कि वो मिलिट्री कोर्ट में उनके केसेस जो हैं वो ट्राई किए हो जाएंगे। तो क्लैरिटी तो मेरी नज़र में तो क्लैरिटी पहले दिन से मौजूद थी कि 2 तरीक़ाकार से जाके, एक तो फौज के अंदर या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जिसमें सिर्फ फौज नहीं बल्कि रेंजर्स भी आ जाती है, उन तमाम के हिसाब से कार्रवाइयाँ होंगी, और जो बाकी लोग जिन्होंने किया है उनके खिलाफ भी कहा। और यही चीज़ आज
आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुनियादी नुक्ता नजर आती है कि जी हमने इतने जो, क्योंकि फौज के अंदर की चीज जो है उसका एक्शन तो आर्मी चीफ या फौज ने खुद लेना है और उसका उन्होंने एक्शन ले लिया। कुछ के खिलाफ इंक्वायरीज हो रही हैं जैसे, बल्कि ये तो एक्शन उसी दिन रात से शुरू हो जाता है जिस दिन रात को ये कार्रवाई हुई थी कि उस दिन रात को कमांडर फोर्स जो थे उनको ओहदे से हटा दिया गया था, यही सोचते हुए कि इतना बड़ा ये इंसिडेंट हुआ है। तो वो ओवरऑल कमांडर तो कमांडर 4 कोर ही था। लाहौर का जब आप जिक्र करते हैं, जब पिंडी का जिक्र करते हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ लोग हैं चेन ऑफ कमांड में। तो वो अपना जो अमल था वो मुकम्मल हो गया। अब अमल का दूसरा हिस्सा जो है वो आप देख रहे हैं कि जी उसके लिए लोगों के खिलाफ इंक्वायरी भी हुई है, इन्वेस्टिगेशन भी हुई है, जियो फेंसिंग भी हुई है, लोगों को पकड़ा गया है, और ये तमाम चीजें जो हैं वो बुनियादी तौर पे उसी चीज से रिलेट करती हैं। और आज उन्होंने ये वाजे कर दिया है कि मजीद शवाहिद भी हम इकट्ठे करें और बहुत से शवाहिद और तहकीकात हमने मुकम्मल भी कर लिया है। सलमान आबिद साहब, आपका रुख करूंगी। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फेक प्रोपेगेंडा की बहुत बात हुई है और आज के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें झूठे बयानिए का बहुत जिक्र हुआ है। सहाफ़ियों की जानिब से उनसे सवाल भी किया गया, DGISPR से ये पूछा गया कि ये भी एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि फ़ौज ने इस तमाम तर अमल की जहन साजी की है, जिसपे बड़ा जो एक गुस्से वाला रद्द अमल DGISPR ने दिया कि इन तमाम वाक़यात की जो मनसूबाबंदी थी वो पहले से हो रही थी। तो क्या फ़ौज ऐसी मनसूबाबंदी कर सकती है? क्या आप देखिए, कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो फेक न्यूज़ है या जो प्रोपेगेंडा है ये सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है। पूरी दुनिया में इस वक्त फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, झूठ को सच, सच को झूठ बनाना, और ये जो हाइब्रिड वॉर है, डिजिटल वॉर है, इसको अपने ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल करने का जो खेल है तो सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। एक बात। दूसरी बात यह है कि ये सवाल बहुत अहम है कि इस सारे वाक़यात को जिस अंदाज से किया गया, यकीनी तौर पे वो काबिल मज़म्मत है। कौमी इदारों के हवाले से, कौमी सलामती के हवाले से वो कोई अच्छा शगुन तो नहीं है, कोई अच्छा पहलू तो नहीं हुआ, और उससे पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ी खिदमत तो नहीं हो सकी। अब इसमें जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं, चाहे वो बतौर जमात मुलव्वस हैं, चाहे वो इनफरादी सतह पे मौजूद हैं, उसकी इन्वेस्टिगेशन का एक प्रोसेस है। और फिर टाइमिंग देखिए आज की ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और कहा जा रहा है कल शायद अदालत कोई फैसला करने वाली है, उसको भी लोग उसको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है ज़ीरो टॉलरेंस का, लाउड एंड क्लियर मैसेज गया है कि जनाब इनके साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। एक जगह पर जो है ख़ास तौर पे जिस तरह से फ़ौज ने बतौर इदारा अपने लोगों को अकाउंटेबल किया है, तो फिर ये सवाल भी उठना चाहिए कि हमारी सिविलियन इंस्टीट्यूशन को अकाउंटेबल कौन करेगा। देखिए ना, उस दिन जिस दिन ये वाक़या हुआ, हमारी पुलिस कहाँ थी, हमारी मुकामी इंतज़ामिया कहाँ थी, हमारे इदारे कहाँ थे जो सिविलियन इदारे हैं, उन्होंने भी कोई रोल प्ले नहीं किया। देखिए वो रिस्पॉन्स उन्होंने अपने इंस्टीट्यूशन का बताया। जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन का रिस्पॉन्स था वो कहाँ था? जब लिबर्टी से लोग निकले हैं कोर कमांडर हाउस जाने के लिए, तो कहाँ किसी ने रोका उनको? तो ये फिर अब इसका मतलब है कि जिस तरह से फौज ने अपने इदारे की अकाउंटेबिलिटी की है, हमारे सिविलियन इंस्टीट्यूशन की भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, और जो लोग भी इसमें जिम्मेदार हैं उनको भी उसी तरीके से अकाउंटेबल किया जाए जिस तरीके से फौज ने बतौर इदारा अपने लोगों को अकाउंटेबल किया है। एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, बात यह है कि ये जो फेक न्यूज़ और हाइब्रिड वॉर का जो कॉन्टेक्स्ट है, इससे निमटने के लिए ये कोई अकेली फौज ने नहीं इसको डील करना, ना ये फौज जो है इसको अकेला डील कर सकती है। ये तो आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप, आपका इंटेलेक्चुअल विजडम, आपके यहाँ जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको किस तरीके से आप तैयार करते हैं। यहाँ तो फेक आईडीज बने हुए हैं ना सारे के सारे, और ये किसी एक जगह पे तो नहीं है, हर जगह लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से, समाजी सतह पर भी, सियासी सतह पर भी, मजहबी सतह पर भी। अब उसने लाकर हमारे सामने ये सवाल खड़ा कर दिया। आज भी उन्होंने कहा कि जी सोशल मीडिया जो है वो एक बहुत बड़ा नासूर बनता जा रहा है। तो वो जो नासूर है उसका मुकाबला करने के लिए हमारे पास पॉलिटिकल विजडम क्या है? किस तरह से डील करेंगे? सिर्फ ताकत के इस्तेमाल से डील करेंगे या कोई लोगों को एजुकेट भी करेंगे? हमारा तालीमी निज़ाम है, हमारे यहाँ लोगों की तरबियत का निज़ाम है, जो उसके सोशल मीडिया यूजर्स हैं उनको आप बताएंगे कि फेक न्यूज़ क्या होती है, उनको आप बताएंगे कि जो कहा जा रहा है कि नौजवानों को जो है वर्गलाया गया है, फिर वो कैसे उसमें वर्गला गए हैं। तो इसलिए उनकी तरबियत का जो अमल है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ा होना चाहिए। यहाँ लोगों को साइबर लॉस का नहीं पता, साइबर पॉलिसीज का नहीं पता। तो अब ये सारा खेल जो है इसके बारे में कहा जा रहा है कि जीरो टॉलरेंस है जी, इसको देखना पड़ेगा ना कि कैसे हम इन चीजों को आगे मुस्तकबिल के हवाले से डील करते हैं।
ठीक है, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले चीफ जस्टिस साहब के भी बड़े अहम रिमार्क सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि जब तक समाअत हो रही है सिविलियन का ट्रायल नहीं होगा, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीजी ISPR ने कहा है कि 102 लोगों का ऑलरेडी ट्रायल हो रहा है। इसी पे बात कर लेते हैं। माहिर कानून एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट के साबिक जज मुदस्सिर खालिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, क्या कहेंगे आप, किस तरह से रिलेट कर रहे हैं इन दोनों स्टेटमेंट्स को आप? देखिए जी, जहाँ तक चीफ जस्टिस साहब की इस ऑब्जर्वेशन का ताल्लुक है तो ये कोई ऑर्डर नहीं पास हुआ आज के वहाँ पे ट्रायल जो है वो नहीं होगा, बल्कि उन्होंने इस उम्मीद का इज़हार किया है कि जब तक ये केस सब जुडिस है उस वक्त तक वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब जहाँ तक इस मुकदमे की समाअत का गालिबन आज जो है वो दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए हैं कुछ फरीकैन की तरफ से, और इसकी कार्रवाई कल तक होगी और उम्मीद की जा रही है कि कल इसके ऊपर कोई ना कोई हतमी या कोई अबूरी हुक्म जो है वो दे दिया जाएगा। अब सर 10 जो सुप्रीम कोर्ट के सामने सवालात हैं वो दो हैं। पहला सवाल ये है कि क्या एक सिविलियन को का कोर्ट मार्शल हो सकता है और उसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है, और क्या ये बुनियादी इंसानी हुकूक आर्टिकल 175 और आर्टिकल 10A जो है, अगर इन सब को मिला के पढ़ा जाए तो क्या ऐसा किया जा सकता है? और जो दूसरा सवाल है कि अगर इसका जवाब मस्बत में है कि हाँ एक सिविलियन जो है उसका ट्रायल फौजी अदालत में या उसे कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, तो फिर इस मखसूस जो हालात हैं और ये जो एक पर्टिकुलर मुकदमा अदालत के सामने है, दूसरी चीज जो देखी जानी है वो ये है कि क्या जो कानूनी तकाजे हैं, यानी अगर कानून इस बात की इजाजत देता है कि सिविलियन को का कोर्ट मार्शल किया जा सकता है, तो क्या सिविलियन कोर्ट ने उन अफराद को मिलिट्री ऑफिसर्स के हवाले करते हुए उन तकाजों को या उन रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखा है या नहीं रखा? ये दो चीजें जो हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने डिटरमिन करना है। लेकिन मुझे यूं लग रहा है कि जिस तरीके के साथ और जिन लाइंस के ऊपर दलाइल दिए जा रहे हैं फरीकेन की तरफ से, उससे इस मुकदमे को जो है वो मुकम्मल तौर पर कंफ्यूज किया जा रहा है। और मैं समझता हूं कि अगर इसको सिर्फ इन दो नुकात तक ही जो है, और फिर एक आम सवाल ये भी है जो सुप्रीम कोर्ट को एड्रेस करना है, वो ये है कि क्या अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको सिर्फ इसकी आईनी हैसियत को या कानूनी हैसियत को देख सकती है, या कि मारूजी हालात के मुताबिक एक मखसूस हालात में फैक्ट्स के अंदर भी वो एंटर हो के इस चीज का तयन कर सकती है कि क्या उनकी कस्टडी जो थी वो ठीक तरह से दी गई है या नहीं दी गई। इस हवाले से जो एक और इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो मैं आपके नाजरीन का शेयर करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक और जो इबहाम है वो ये पाया जाता है कि दो चीजें हैं आइन और कानून में। एक चीज है फौजी अदालतों का क़याम और दूसरी चीज है एक सिविलियन का कोर्ट मार्शल। जहां तक पहली बात का ताल्लुक है तो इस सवाल को 2015 में जब एक आईनी तरमीम के जरिए से फौजी अदालतों का क़याम अमल में लाया गया था, और उसका एक बैकग्राउंड ये था कि APS वाक़या हुआ था और उस में जो अदालतें कायम की गई थी उनको एक मखसूस मुद्दत के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वैलिडेट किया था कि ये पार्लियामेंट जो है ये उसका आईनी और कानूनी हक है कि वो आईनी तरमीम के जरिए से अदालतें कायम की जा सकती हैं। लेकिन उसमें एक सनसेट क्लॉज भी थी और 2019 में उसका वो ख़त्म होगी। अब जो सूरत हाल है वो ये है कि क्या एक सिविलियन जो है उसका कोर्ट मार्शल हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये दो चीजें जो हैं ये एक दूसरे के साथ मिक्स है। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं जरूरी समझता हूँ आपको आपके नाजरीन तक पहुंचाना आपके तवज्जुह से, वो ये है कि हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम अभी तक ओवरलुक कर। अभी एक मेरे भाई ने कहा कि हमें सिर्फ देखिए बुनियादी तौर पर बीइंग ए पाकिस्तानी मुझे और आपको ये बात समझने की जरूरत है कि फौज और आम आदमी या फौज और अवाम या फौज या ये मुल्क ये कोई दो मुख्तलिफ चीजें नहीं है। ये मुल्क भी हमारा है, ये अदलिया भी हमारी है और ये फौज भी हमारी है। जरूरत इस बात की है कि हमें उन अवामिल का जायजा लेना पड़ेगा कि आज हमें इतने बड़े लेवल के ऊपर इस चीज को अदालती सतह पे इसका फैसला करने की नौबत क्यों आई। कि आप देखिए कि हमारा जो अपना अदालती निज़ाम है, अब देखिए इसकी जो बुनियाद है वो ये है कि न सिर्फ एक आम आदमी
बल्कि अब इदारों का एतमाद भी जो है वो हमारे यकीनन आप सही कह रहे हैं सर, मुल्क भी हमारा है, अदलिया भी हमारी है, फौज भी हमारी है। सर, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जो मुमलिकत पाकिस्तान है उसे सबसे बड़ा जो खतरा है वो अंदरूनी इंतशार से है, और उसकी दो शक्लें उन्होंने बताई हैं। एक दहशतगर्दी जिससे निपटने के लिए फौज जो है वो हमा वक्त तैयार है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि अपने मजमून सियासी मकासद के लिए अदम बर्दाश्त, जिसका और नुक्ता अरूज 9 मई को देखा गया। सर, क्या कहेंगे? कहा जा रहा है कि अंदरूनी इंतशार को ना रोका गया तो जो बैरूनी इंतशार है, बैरूनी यलगार है, उसका रास्ता हमवार होगा। देखिए, जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि बैरूनी इंतशार, ये मैं इसी बात को रिलेट कर रहा हूँ आपकी इस बात को कि दरअसल जरूरत इस बात की है कि अगर आपने अंदरूनी इंतशार को भी अगर आपने खत्म करना है तो ठीक है सर, इसी पे बात हम मजीद कंटिन्यू करेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन का ट्रायल हो सकता है या नहीं, ये सवाल है, और इस हवाले से दरख्वास्तों की समाअत जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त जारी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच 2 बार टूट चुका है। पहले जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने खुद को इस बेंच से अलहदा किया, और आज हुकूमती एतराज़ पर जस्टिस मंसूर अली शाह को भी बेंच छोड़ना पड़ा। जस्टिस मंसूर अली शाह पर हुकूमती एतराज़ मुनासिब था, क्योंकि अटॉर्नी जनरल पहले रोज़ ही कह चुके थे कि इन्हें बेंच पर कोई एतराज़ नहीं है, और चीफ जस्टिस की ये उम्मीद, जो कि पहले भी हमने डिस्कस की, कि जब तक केस की समाअत हो रही है किसी सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में ना किया जाए। कानून इस हवाले से क्या कहता है, हमने इस पर बात भी की है, लेकिन अभी ये सवाल है कि जो एतराज़ आयद किया गया है और मंसूर अली शाह जो है उन्होंने अपने आप को बेंच से अलग किया है, इस पे क्या कहेंगे? हम रिजवान रजी साहब का रुख करते हैं। रिजवान साहब बताइएगा। देखिए, बात यह है कि इसका जवाब आज अहमद शरीफ चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल के जवाब में दे दिया। अच्छा। और वो जवाब ये था कि देखिए, ये ट्रायल है और इसके बाद फिर अपील का हक है। एक 2 अंदरूनी अपीलें हैं महकमे के अंदर, उसके बाद फिर हाई कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और अगर वहाँ से भी सुनवाई नहीं होती और तो आप प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के पास आखिरी अपील लाई करती है, तो ये कोई फाइनल कोर्ट नहीं है कि अगर यहाँ पे प्रोसीड हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखिए, इसी सुप्रीम कोर्ट के पास एक केस पेंडिंग पड़ा हुआ है जिसके अंदर एक इंटरम ऑर्डर दे के उसकी डिटेल जजमेंट आज तक नहीं दी गई, और वो है जस्टिस वकार सईद साहब का जो केस था, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उन्होंने आर्मी ट्रायल के खिलाफ अपीलें सुनकर उसके अंदर फैसला दे दिया था कि ये ट्रायल नहीं हो सकता। फिर भागम भाग सुप्रीम कोर्ट बैठी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को सर्टिफाइड किया था, एक शॉर्ट ऑर्डर पास कर दिया था, लेकिन डिटेल ऑर्डर लिखने की जो है वो आज तक उनको तौफीक नहीं हुई। अगर वो डिटेल ऑर्डर लिखा होता तो आज ये बहस जो हम यहाँ पे कर रहे हैं इसकी नौबत ही ना आती। पहली बात तो मैंने कहा कि ये क्लियर हो जाए। वो मेरा ख्याल है कि उस हवाले से अहमद शरीफ चौधरी साहब का जो रिप्लाई है वो सुन लिया जाए। एक और भी बात आपको अगर मैं याद दिलाता चलूँ, आज एक वकील साहब ने सुप्रीम कोर्ट के इसी बेंच के सामने एक दरख्वास्त दायर की कि 9 मई के वाक़यात के जायज़ा लेने, तहकीकात करने और ज़िम्मेदारों का तयन करने के लिए एक कमीशन बनाया जाए, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने देन एंड देयर विदाउट गोइंग इनटू इवन द एडमिसिबिलिटी ऑफ द एप्लीकेशन उन्होंने उसको मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि फिलहाल हम इससे ज़्यादा अहमियत का मुकदमा सुन रहे हैं, इसलिए ये हम एंटरटेन नहीं करेंगे और इसको भी नहीं करेंगे। जहाँ तक बात है, मैं एक आपकी इजाज़त से सोशल मीडिया की, देखिए सोशल मीडिया एक साइंस है और टेक्निकल लेवल के ऊपर एक उसका अलग लेवल है, कंटेंट क्रिएशन उसका एक अलग एस्पेक्ट है, और ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर आपने उसको नरेटिव के लेवल के ऊपर हैंडल करना है, एज ए नेशन हैंडल करना है, एज एन इंस्टीट्यूशन हैंडल करना है, तो आपके पास तो एक्सपीरियंस भी मौजूद है। पिछला जो 5th जनरेशन हाइब्रिड ब्रिगेड लॉन्च किया था वो हमारी ISPR ने लॉन्च किया था। ISPR में बच्चों को बुला के तो आप वहाँ पे इंटर्नशिप करवाते रहे हैं, तो मेरा ख्याल है वो फाइलें अभी तक पड़ी होंगी अहमद शरीफ चौधरी साहब उनको देख के, तो उसका काउंटर नरेटिव जो है वो तैयार कर सकते हैं। ये क्या वजह है कि किसी दौर के अंदर हम नरेटिव के लिए ISPR की तरफ देखते थे और अब ISPR हमें शाकी नज़र आता है कि सोशल मीडिया पे उनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा इस हवाले से भी तवज्जो करने की ज़रूरत है। ठीक है सलमान आबिद साहब, ये जो कमीशन बनाने की दरख्वास्त दी गई है, आपको क्या लगता है कि इस पर नज़रसानी होनी चाहिए, कमीशन इस हवाले से बनना चाहिए? देखिए, एक तो प्रॉब्लम जो है ना, हुकूमत चाहती क्या है,
हुकूमत चाहती है कि जो फैसला है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसको जिस तरह से मुतनाज़ा बनाया जाए, जिस तरह से उसको लिंगर ऑन किया जाए, जिस तरह से उसमें तोड़ फोड़ की जाए, वो हुकूमत की स्ट्रेटजी है। यानी वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी इरफान कादिर साहब वाज़ेह तौर पे कह चुके हैं अदालत कोई भी फैसला दे हम तो नहीं तस्लीम करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब बतौर वज़ीर दाखिला कह चुके हैं। यानी इससे ज़्यादा और क्या मजाक हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में आपके सिटिंग मिनिस्टर ये कह दें कि अदालत का अगर फैसला आएगा तो हम उसको मानने से इनकार कर देंगे। मैंने आपको पहले भी कहा था ये जो हुकूमत है ना इसका एक प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये अपनी मर्जी का बेंच अपनी मर्जी के जजेस के साथ बैठ के खेलने के आदी है, इसलिए वो इसी तरह का बेंच चाहेंगे, वो इसी में से कहीं ना कोई मुतनाज़ा बात निकालेंगे, वो इसी तरीके से जो है ना जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डालेंगे, दबाव डालेंगे। वो जो ख्वाजा आसिफ साहब बैठ के पार्लियामेंट में बड़ी ज़ोरदार तकरीरें करते हैं, वो भूल जाते हैं कि 12 बजे फ़ोन भी उन्होंने ही किया था और वो किसको फ़ोन किया था वो भी सबको पता चल गया ना। यानी आप अजीब व गरीब किस्म का मुखमसा यहाँ पर पैदा करने की कोशिश करते हैं कि जनाब अगर फैसला ऐसा आया तो फिर हम तो मानेंगे नहीं, फैसला ऐसा कर दें तो हम जुडिशरी के ढोल बजाएंगे कि जुडिशरी बहुत शानदार किस्म की है। अब बात मुदस्सर अब्बासी साहब ने बिल्कुल ठीक की है कि बुनियादी तौर पर अदालतों के सामने एक जिसे कहते हैं अपनी पोजीशन को वजाहत करनी है इस सारे केस के अंदर कि क्या मिलिट्री कोर्ट में जो है ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। लेट्स सी कि अदालतें क्या डिसाइड करती हैं। लेकिन एक चीज़ तो बड़ी वाज़ेह है ना कि हम यहाँ पर जुडिशरी के अंदर तकसीम की बातें भी कर रहे हैं, ग्रुपिंग की बातें भी कर रहे हैं, और जस्टिस फाइज ईसा साहब ने माशाल्लाह 45 मिनट का शानदार लेक्चर भी दिया और उसके बाद फिर वो वहाँ से उठ के चले गए ये कह के कि जनाब मैं तो इसको 15 मिनट मान लें। अगर आप अभी आपको वजाहत करनी हो तो जरा दोबारा चेक कर लें कि मिनट कितने, ताकि आपको पता चल जाए मिनट कितने हैं, आप दोबारा चेक कर लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो पूरी तकरीर जो है और उनका इख्तलाफी नोट भी पढ़ लें, यानी उन्होंने इसमें जाके इख्तलाफी नोट भी दे दिया। अब हमारे यहाँ जुडिशरी तो हटा दिया गया यार, सुन तो लेना रिजवान रजी साहब, वो तो हटा दिया नोट में यार, वो उन्होंने हटा दिया ना, जिन्होंने लिखा उन्होंने तो नहीं हटाया ना यार, जिनका फैसला जिसने लिखा उसके ऊपर तो बात ही नहीं कर रहे आप। लिखा तो है ना, वो लिखा तो है ना उसने। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जुडिशरी की पोलिटिसाइजेशन भी हुई है, जुडिशरी के अंदर डिवीजन भी नजर आती है, हम अपनी अपनी मर्जी के तरीके से चीजों की वजाहत कर रहे हैं, हम अपनी अपनी मर्जी के बेंच अपनी अपनी मर्जी के जजेस के ऊपर बैठ के तशरीह करते हैं, क्योंकि हमें तो फैसले किसी आइन के तहत थोड़ी चाहिए, हमें फैसले कोई कानून की हुक्मरानी के तहत नहीं चाहिए, ना हम आइन के कोई ताबे होकर बात करना चाहते हैं। हम तो चाहते हैं कि जो फैसला हमें रिक्वायर्ड है वो फैसला आप सुनाते हैं, तो हुकूमत का उसके साथ खड़ी हो जाती है। उसमें क्या मसला है हुकूमत के लिए? हुकूमत को मुश्किल वहां पे आएगी जब फैसले जो है वो आपके हक में ना हो रहे हो, तो आप उनको डराएं, उनको धमकाएं, उनको धमकियां दें, उनको मुतनाज़ा बनाएं, तो फिर आप किसी तरीके से चीजों को निकालेंगे तो फिर ये फॉल्ट नहीं है, ये तो हमेशा से होता है अगर फैसले हक में आए तो। मैं वही तो कह रहा हूं ना, अब मैंने तो आपसे कहा कि ये एक हिस्ट्री है हमारी, मैंने तो आपसे सामने ये कहा कि ये हमारी तारीख है कि हम अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं और अपनी मर्जी के जजेस और बेंचेस लगाना चाहते हैं। ये तो हमने देखा है ना माजी के अंदर, और आज भी हम वही देख रहे हैं, इसको लगा दो उसको निकाल दो, उसको निकाल दो इसको लगा दो। आज के दिन तक भी ये जो अपना बेंच बनाने का इख्तियार है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा कि वो अभी तक चीफ जस्टिस के पास ही है, अगरचे एक कानून बन गया है लेकिन वो उस वक्त कोर्ट के अंदर चैलेंज है। यही जस्टिस फाइज ईसा साहब है, मौजूदा चीफ जस्टिस से हट के जब ये अपना सुप्रीम कोर्ट के जज थे, कितनी दफा उन्होंने ये सवाल उठाया कि जनाब ये चीफ जस्टिस जो है इनके पास बेंच बनाने का इख्तियार नहीं होना चाहिए, लेकिन अब वो बाकायदगी से उठाते हैं और उसके ऊपर बात भी करते हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो कल का फैसला आएगा, जो हुक्मनामा आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सुप्रीम कोर्ट का कल का जो फैसला आएगा, देखना यह है क्या वो प्रिवेल करता है। ब्रिगेडियर साहब, आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कल का जो भी हुक्म होगा, फैसला होगा, क्या वो प्रिवेल करेगा या आपको अदलिया और फौज इनके दरमियान कुछ टकराव की सूरत नजर आ रही है? मैं अदलिया और फौज के दरमियान टकराव की बात तो नहीं करूंगा, टकराव होना नहीं चाहिए। ठीक। सलमान आफिद ने जो कुछ कहा है वो आज के दौर में पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, इस 1.5 साल में जो कुछ हुआ या पहले हुआ, वो करक्स है तमाम सिचुएशन का। अगर आप उसको एनालाइज कर टोटल वो मतलब है, इसमें ये नहीं कि हम सिर्फ एक तरफ की बात करना चाहते, वो टोटल कंक्लूजन है कि आपसे अगर आप ये कहें कि कल का फैसला मान लेंगे, तो मैं आपसे सवाल ये उठाऊंगा, प्रैक्टिकल सवाल उठाऊंगा कि क्या पहले इलेक्शन का फैसला मान लिया गया? आपने जो कहा था 14 मई को इलेक्शन कराएं, क्या वो फैसला मान लिया गया? अगर तो जवाब नेगेटिव में है तो आप इनका कंक्लूजन खुद तलाश कर लीजिए। क्या आइन के अंदर जो अपना केयर टेकर गवर्नमेंट का जो ड्यूरेशन है, क्या उसकी एंटिसिपेशन को मान लिया गया? अगर मान लिया गया है तो आप उसका कंक्लूजन निकाल लीजिए। तो बात तो ये है कि ये हुकूमत अगर तो
मतलब ये हुकूमत नहीं है, ये बंच है एक लोगों का जो बैठा हुआ ऊपर। उस बंच के अपने फवाइद हैं, उस बंच के अपने इंटरेस्ट थे कि उन्होंने अपने मुकदमों से निकलना था। 1600 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग से निकलना था बुनियादी तौर पे, वो निकल गए। अब वो कहते जो मर्जी होता रहे। पाकिस्तान में मईशत की तबाही हो गई है इस वक्त, सिंगल डिजिट में आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खड़ा। इसका जिम्मेदार मुझे बताएं कौन है? किसी ने जिम्मेदारी ली है इसकी? अभी परसों 4 दिन पहले एक माशी इस्तेकाम कॉन्फ्रेंस हुई है जो आर्मी चीफ के इनिशिएटिव पे हुई है। उससे पहले सोए हुए थे। डॉलर 400 रुपए का हो जाए, इनको परवाह ही नहीं है कि इन्होंने कौन से अपने पास से पे करने। तो जो फंक्शनल गवर्नमेंट्स होती है ना, जो लीगैलिटी पे बेस करती है, उनसे आप ये सवाल करते हैं कि वो फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे। जो इम्पोज की जाती है ना, जिनको बिठाया जाता है, उनसे ये सोचना, उनके मुतालिक ये ख्याल करना कि जी ये फैसला, ये मेरा ख्याल है इट इज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। अभी आप देखिए ना, आपने एक बात की है, फौज ने एक क्लैरिटी से आपको चीज बता दी कि एक नुकसान हुआ है, उस नुकसान के ऊपर हमने ये एक्शन कर ली है। अब उस नुकसान के अंदर कुछ जो सिविलियन साइड की चीजें हैं, किसी ने कहा है कि हमने कुछ सिवाय बयान लफाजी करने के और बयानात देने के, आखिर उसके अंदर जब आप जो लिबर्टी से लेके और अपना कैंट की चेक पोस्ट तक किसकी जिम्मेदारी थी? वहां तो फौज की जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। उस जलूस को रोकना, लिबर्टी, आप सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के गिर्द तो 3-3 हजार लोग डिप्लॉयड कर लेते हैं, तो वो पुलिस कहाँ थी लिबर्टी से लेकर? किसी ने इसका जवाब दिया आपको? ये केयर टेकर गवर्नमेंट ने जवाब दिया आपको? तो बात ये है कि जब तक हम चीज को रियलिटी में, टोटलिटी में नहीं देखेगी, मैं आज DGI ने बिल्कुल अपना एक्शन उन्होंने बता दिया कि हमने ये एक्शन कर लिया है। फिर जैसे उनसे सवाल किया गया कोर्ट के ऊपर, जो रजी साहब कहते हैं, वो बुनियादी तौर पे जो सवाल था वो कोर्ट के प्रोसीजर से रिलेटेड नहीं था, वो इसी चीज से रिलेटेड था जो बेंच की आप बात कर रही हैं कि जी उसके बाकी तो प्रोसीजर एक लेट डाउन है ना, कि जब वो प्रोसीजर होगा, जब चलेगा, उसके पे अपील का हक होगा, उसमें गवर्नमेंट जो है वो डिफेंडेंट भी प्रोवाइड, डिफेंस लॉयर भी प्रोवाइड करती है, अगर बंदा खुद हायर नहीं कर सकता, उसका एक प्रोसीजर है। लेकिन बात वो है जो आप उठा रही हैं कि क्या गवर्नमेंट फैसला मान लेगी? तो क्या इस हुकूमत ने माजी में फैसले माने? अगर माने, हाँ जी। देखिए जी, मैं समझता हूँ कि ये जो बात की ना इन्होंने कि अदालतों के फैसले मानने या ना मानने की जो बात है, मैं ये समझता हूँ कि बात जो है ना, इससे भी बढ़कर आगे जो हमें सोचना चाहिए और जिस चीज़ पर हमें गौर करना चाहिए वो ये है कि क्या वजह है कि हमारे इस पूरे रियासती निज़ाम में आज तक जो चीज़ हमें देखने को मिली वो ये है कि बदकिस्मती से अदालतों को जो है ना वो सियासतदानों और हुक्मरानों ने अपने तख्ता मश्क बना लिया है। अब देखिए, जो भी कोई सियासी या हुक्मरान जो सियासतदान या हुक्मरान होते हैं, वो अपनी गलतियों और कोताहियों को छुपाने के लिए या उन पर पर्दा या अपने तनाज़ात को वो लेकर अदालतों में आ जाते हैं, और उसका नतीजा फिर ये होता है जो आज आपके सामने है कि बुनियादी तौर पर अदालतों का काम ये नहीं होता, बल्कि उनका काम ये होता है कि वो आम आदमी को इंसाफ दे, वो इस बात को यकीनी बनाए कि आपका जो कानून का निज़ाम है, जो प्रिवेलिंग लॉज हैं, वो लॉज जो हैं वो किस हद तक अदालतों के अंदर इंप्लीमेंट हो रहे हैं और एक आम आदमी को इंसाफ किस हद तक मिल रहा है। अवाम में इंतशार तब पैदा होता है जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। और आपने देख लिया कि अब बात थोड़ी सी आगे चली गई है। पहले तो ये होता था कि जी हम कहते हैं कि आम आदमी जो है वो इससे मुतासर है और वो इस बात से कि जी उसको इंसाफ नहीं मिल रहा। अब आप देखिए कि अब ये बात इदारती सतह पर भी की जा रही है कि आम अदालतों से जो है वो मुल्ज़मान या मुजरिम जो है मुकफ़िर किरदार तक नहीं पहुंच सकते। लिहाजा अब जो है वो गो के ये एक बात काबिल बहस है कि वो जो बात है कि जी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो ट्राई किया जाएगा, उसकी कानूनी जो एक एस्पेक्ट है वो अपनी जगह पे है कि 1952 का जो कानून है वो अपनी जगह पर मौजूद है। लेकिन इसका एक और जो है वो एस्पेक्ट भी है, वो ये है कि ये नौबत क्यों आई कि आज जो है वो न सिर्फ अवाम बल्कि इदारे भी जो है वो पाकिस्तान की अदालतों, आम अदालतें, तो जरूरत इस बात की है कि ये इस सारे निज़ाम को देखिए। मैं तो ये कहता हूं कि जो दहशतगर्दी की अदालतें और खुसूसी अदालतें बनाई जाती हैं, उनका क़याम भी जो है वो दरअसल इस बात को की तरफ इंडिकेट करता है कि पाकिस्तान का या किसी मुल्क का आम अदालती निज़ाम जो है वो कूप अप करने में या वो इंसाफ देने में जो है शायद कामयाब नहीं हुआ। उसमें कोई ऐसी आपको देखिए, कत्ल कोई भी हो, कत्ल जो है वो दहशतगर्दी है,
तो आपको एक ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत बनाने की क्या जरूरत पेश आ गई है? गो के वो अदालतें आईनी भी हैं, वो कानूनी भी हैं। और आज भी जो है वो एक सवाल उठाया गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फाजिल जो मेंबर है, जो बेंच है उसकी तरफ से, कि आर्टिकल 175(3) के अंदर जहां बात की गई है अदलिया की आजादी है, उसकी इंडिपेंडेंस की, वहां साथ साथ ये भी कहा गया है कि आइन और कानून के तहत जो अदालतें बनाई जाएंगी वो काम कर सकती है। ये बात आईनी और कानूनी तौर पर अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम हमारा जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो हमारा अदालती निज़ाम है, वो इतना मौसर हो कि ये जो बहस आज जिस इंतशार का और जिस बहस का, और अभी मेरे भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी इस वक्त तो हम हर आए दिन अदालतों के अंदर जो है, और उसका बराह रास्त नतीजा क्या होता है कि जो आम लिटिगेंट है वो सफर करता है। तो मेरे ख्याल से हमें इसके ऊपर भी जो है वो इसको एक फौज को, जो लोग इंसाफ फराहम करने वाले इदारे हैं उनको, हुक्मरानों को, और जो हमारी इशराफिया है, इन सबको मिल बैठकर, क्योंकि यूं लग रहा है जैसे फौज जो है वो एक अलग इदारा है, अदलिया जो है उसके अपने कोई वो इंटरेस्ट है, और अवाम जो है बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात की है कि जो हमारा बेसिक अदालती स्ट्रक्चर है, जी सर, बात है वो मैं आपसे आपके गोश्तगुजार कर देना चाहता हूँ, तो यह है कि ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि ये तासुर दिया जाए, खा वो फौज की तरफ से हो, हुक्मरानों की तरफ से हो, हुकूमत की तरफ से हो, अवाम की तरफ से, किसी तरफ से, कि ये इस तरह की कोई सूरत हाल ऐसी पैदा की जाए कि जिससे ये तासुर मिले कि ये सब लोग जो हैं ये कोई अलग अलग चीजें, बल्कि हमें अब वजूद इस बात की, हमारी इकोनॉमी, हमारे अवाम, इस वक्त 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है, इस वक्त आपके करोड़ों लोग जो हैं वो गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं। आपको इस वक्त लोग जो है तनख्वाहदार तबका बिजली और गैस का बिल नहीं दे सकता। आप तो इस वक्त, और मुल्क जो है अक़वामी सतह के ऊपर आप देखें हमारी माशी सूरत हाल क्या है। आज भारत का सदर कहता है कि हमारे साथ अब चाइना और अमेरिका की बात की जाए। तो बात यह है, और जिस तरीके के साथ ये कुछ हो रहा है इंटरनेशनली हमारे साथ हो रहा है, और जिस जगह पे आप खड़े हैं, यानी सर ऑन ग्राउंड जो मसाइल हैं वो हमारे और हैं, आवाम के मसाइल कुछ और हैं, लेकिन हम किसी और मसाइल के हल की जानिब भी निकले हुए हैं। और एक और अच्छी आपने बात की है कि जो बेसिक अदालती स्ट्रक्चर है उसको मौसर बनाने की ज़रूरत है। रिजवान रज़ी साहब, आखिर में आपसे मैं वन लाइनर जवाब चाहूँगी कि अब जो भी फैसला आएगा वफाकी हुकूमत क्या उसको मानेगी? देखिए, वफाकी हुकूमत ने पहले ही कह दिया है कि वो इस फैसले को नहीं मानेगी, और फैसले के अंदर से सीनियर मोस्ट प्यूने जज जो है, सीनियर प्यूने जज उठते हुए इस बेंच की तश्कील के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा गए हैं। या तो वो वाला फैसला डिसाइड कर दें ना सर, जिसके अंदर जो है वो आपने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को 3 जजेस ने बैठ के रोक दिया हुआ है, तो उसमें जजमेंट दे दें कि वो इलीगल है, तो ठीक है भाई, फिर तो इतराज नहीं होगा चीफ साहब के बेंच कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, वो उसका फैसला भी नहीं देना और पावर भी एक्सरसाइज करने जाता है। ये दो काम तो नहीं ना हो सकते एक वक्त के अंदर। ठीक है, सलमान आबिद साहब क्या कहेंगे? रिजवान रज़ी साहब के लिए सिर्फ इतना सा अर्ज करना चाहता हूँ कि जिस वक्त ये बेंच की तश्कील का मामला नहीं था, उस वक्त कौन से फैसले माने जाते थे मेरे भैया? या उस वक्त क्या बेंच का फैसला आता था? 4 दफा का मुंतखब वज़ीर आज़म घर चला गया था, फैसले माने थे तो गया था ना। सुन तो लेना रिजवान साहब, थोड़ा सा हौसला भी पैदा कर लिया करें। थोड़ा सा हौसला पैदा किया करें। मैंने तो अपनी बात पे बात करनी है ना यार, आपकी बात पे तो बात नहीं करनी ना। सवाल ये है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये मैंने इसी चीफ जस्टिस, ये जो अभी हमारे जो सीनियर जज जिनका आप बात कर रहे हैं फाइज ईसा साहब, मैंने कहा कितने अरसे से सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या कभी उन्होंने ये सवाल उठाया था? क्या आज से चीफ जस्टिस से पहले क्या ये सवाल उठाते थे? मैं सवाल ये है कि सब वो क्या यार सवाल उठाते थे, मुझे बताएं। तो लॉ नहीं बना था, लॉ से पहले प्रिंसिपल ही। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह निगहबान।